अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोशल पल्स। आज फिर मेरे साथ ट्रका वाली सरकार कदीर साहब बैठे हैं। तो कदीर साहब बताएं फिर आज हम किन टॉपिक्स पर बात करें। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ CCPO ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਆਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अच्छा कदीर साहब, इसका यानी कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की तारीख में खैर कई अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं, उसमें से हमारी एक जुडिशल हिस्ट्री भी एक कोई इतनी अच्छी नहीं है। चंद एक ही जज हैं, जस्टिस कुरैलियस थे या फिर पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सर मियां अब्दुल रशीद थे। तो वो तो कहते हैं कि जी जजेस को कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहिए। इधर तो ऑडियो लीक्स में आपको पता चल रहा है कि जी कैसे पॉलिटिशियन उनके घर जिद कर कर जा रहे हैं जजों के घर, और वही जज बैठे उन्हीं मुकदमों के अंदर फैसले दे रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि यही चीज़ पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है। और थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखें, जैसे जस्टिस मुनीर हैं जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत जिन्होंने ईजाद किया था, जिसको बाद में अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी डिक्टेटर्स को एम्पावर करने के लिए किया। इस तरह जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो जुडिशरी ने इन डिक्टेटर्स का साथ दिया। तो ये एक नेक्सस था जज जनरल जो बड़े अरसे से चल रहा है। अब कुछ सिचुएशन लग रहा है फ़र्क हो गई है क्योंकि कोई बैक फुट पे जा रहा है तो कोई फ्रंट फुट पे आ रहा है। मगर एक बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है अंग्रेज़ी की कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर बिल्कुल टू बी डन। तो यानी कि जस्टिस ये कि जो आपका है जो इंसाफ है वो सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए कि इंसाफ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਧਰੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ कमीशन वाले ਨੂੰ जो मुकदमा था वो था CCPO की रेस्टोरेशन का, और ये CCPO भी नहायत ही करीब है परवेज लाई के, इनको शाबाश भी देते हुए देखा गया। बिल्कुल। तो उनको उन्होंने उनकी रेस्टोरेशन का मामला था और वो चला गया फिर जब आपके इलेक्शंस की तरफ, और उसमें फिर आज जो उसमें एक और मज़ीद जस्टिस मुनीब का भी इजाफा कर दिया गया आज के बेंच में। और आज तो बल्कि वो जस्टिस मुनीब कहते भी सुनेंगे कि टिक टॉक कि ये क्लॉक टिक कर रही है इलेक्शंस की। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब कई महीनों से आप देख रहे हैं कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा लगता है कि स्प्लिट आ गया कि उसमें एक हम ख्याल बेंच जिसे कहते हैं, जिसमें बंदयाल साहब है, एजाज है, उसमें आपके मुनीब साहब हैं और उसमें ये नकवी साहब। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मुकदमे होते हैं उसमें ये चार तो होते ही होते हैं, इनमें से 3 होते हैं, और वो जो मिनॉरिटी के अंदर एक आधे को रख भी ले वो भी किस्मत से ही रखते हैं। तो ऐसे जो सीनियर जज हैं जिस तरह जस्टिस तारिक हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनको किसी भी इंपॉर्टेंट बेंच का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ 'ਚ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਤਰਾਮ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? मगर ये तो अब सोचने की बात है, और स्पेशली यानी कि आप ये वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनका बॉडी है और वो एक उसके हेड हैं, और उसको इसी तरह सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसके हेड हैं। सो हर एक अपना एक इज्जत एहतराम अपनी डोमेन च रहना चाहिए। और कल बल्कि वो जो एक जज साहब है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कह भी रहे थे, मुंह क्यों किस तरह हिला रहे हो, मुंह अपना सीधा रखो। तो ये एक यानी कि इस तरह जो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब आप हिस्ट्री देख लें कि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह एक तो खैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन में जिस तरह इन्होंने साथ दिया हमारे डिक्टेटर्स का, और इस मुल्क में डेमोक्रेसी को तबाह करने में भी अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी का एक रोल रहा है। बट अगर आप उसमें इकोनॉमिक फ्रंट पे भी देख लें, क्योंकि जजों का काम तो है फैसले देना, उनका इकोनॉमिक चीज़ों में और इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं अच्छी है। इन्होंने रिको डाइट का जो था फैसला इन्होंने दिया जिससे मुल्क को $6 अरब का हुआ। फिर वो एक टर्की का पावर प्लांट था कारके उसके ऊपर पाकिस्तान को $1 बिलियन का हुआ। इसी तरह फिर आप देख लें स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन थी उसको भी रोका गया। तो जब आप गवर्नमेंट को, और वो इस वक्त हम $30 अरब सालाना सिर्फ हम अपनी जो स्टेट ओन एंटरप्राइज उनका हम 300 अरब रुपया हम उनका भर रहे हैं जो लॉस करती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है जब भी एग्जेक्टिव के मामले में, तो फिर इसके एक बड़े लॉन्ग टर्म रेप्लिकेशंस होते हैं। और
अगेन डेमोक्रेसी के अंदर भी ये जो इनके फैसले हैं इन्होंने पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेला। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਚੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ही नहीं पा रही। तो खैर अल्लाह ताला इन्होंने जी हिदायत दवे। नहीं, बल्कि इसमें स्टेबिलिटी की आप बात करें तो इन्होंने वो जो एक फैसला दिया, बंदयाल साहब उस कोर्ट को हेड कर रहे थे, जिसमें इन्होंने जो हमारे मुनहरिफ इराकान थे उनके वोट को उनका काउंट ही नहीं करना, अब उसको यानी कि 3 जजों ने दे दिया। उसकी वजह से आज जो डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई वो अभी तक हम चल रहे हैं, मगर उसमें आगे देखें कि उसकी रिव्यू पिटीशन भी लगी है जो टेकअप ही नहीं हो रही। इस तरह कई रिव्यू पिटीशन है, मुशर्रफ की रिव्यू पिटीशन थी वो भी टेकअप नहीं हुई। कई इस तरह और इम्पोर्टेंट मुकदमे इस वक्त कोर्ट्स में बैठे हैं जो लगाते ही नहीं है। ये भी एक नया एक स्टाइल आ गया है कि जी उनको बस लटकते रहने दो, पसंदीदा मुकदमात लगा लो ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਇੱਕ ਨया ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਲਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੇ। बल्कि इसमें आपके जो मियाँ साकिब निसार हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, पहले कहते हैं अच्छे जज कहाँ आपको नज़र आना चाहिए, अच्छा जज वो कहते हैं आपको यहाँ हॉस्पिटल पे नज़र आना चाहिए या ट्रेन स्टेशन पे, इसके अलावा कहीं नहीं, या एयरपोर्ट वगैरह पे। क्यों? मगर आज हमारा क्या है कि हमारे जजेस तो जाते हैं जेलों के अंदर जाके पटक रहे हैं चीज़ें, तो ये साकिब निसार करते रहे। फिर इसी तरह फिर साकिब निसार एक जज का जाके मोबाइल बहुत तो इनका इस तरह का जो था जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, अपने दायरा कार में रहना चाहिए और बाकी सब अदारों को अपना मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरह लेना चाहिए कि ना कि इसके हर वक्त एक तलवार। क्या ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? वेल ये बिल्कुल, ये अब इसका जो अभी भी जो ये लीक है इसकी एक प्रोब होना चाहिए इसे प्रॉपर्ली कि ये जो है कौन था, आया असली है कि नहीं ऑडियो लीक्स। और ये किस तरह ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਲਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, सारी दुनिया को दसना होता है कि जी मैं। इसी तरह जिस तरह पहले कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट में जब कोई और चीफ जस्टिस है तो पीटीआई वालों से लोहार हाई कोर्ट के जी हर के जी इनकी करते हैं। अब जो सिचुएशन अब एकदम से फर्क आ गया नहीं सारा हुण इन्हां नूं एक ट्रेंड ਚੱਲਿਆ रिसेंटली, द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड ਚੱਲਿਆ एक दमाद हाई कोर्ट। हाँ जी, दमाद हाई कोर्ट तुसीं देखा नहीं? तो ये मुल्क के लिए जी बड़ा खतरनाक है। बल्कि हमारे कोर्ट्स को चाहिए कि वो अपना उनकी एक इम्पेक्केबल कैरेक्टर होना चाहिए हमारे जजेस का, और उनको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। उनको अपने कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में आज पढ़ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त कोड ऑफ कंडक्ट है और वो उन सबको फॉलो करना चाहिए इन जजेस को। और अगर आप देखें भी जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर भी कितने इनके आपस में भी लड़ाई हुई, बल्कि जो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की आई थी उसमें बड़े तल्ख जुल्मों का उनका आपस में एक्सचेंज हुआ था बिटवीन काजी फाइज़ा साहब और चीफ जस्टिस साहब। और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि काजी फाइज़ा को और उनकी बेगम को किस तरह वो हरास होते रहती देर, और उनके घर के बाहर जिनके वालिद का जनाजा पड़ा हुआ है बाहर उनके घर में नोटिस आते रहे बेगम ईसा के, और वो बेचारी इस उम्र में कहाँ कभी FBI के ऑफिस जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। तो अभी भी उनके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन इनकी पड़ी हुई है, वो भी इस गवर्नमेंट ने वापस नहीं ली। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जजेस को उनका काम कर देना चाहिए और जो है उनको अपनी कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करनी चाहिए जो लेट डाउन है, जो इन रिटन सर जजेस इंसाफ करन ना कि ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿल्ला, बल्कि जज साहिबान कई खुद कहते हैं खान साहब आए आप हमारे पास लेके आए। याद होगा तब एक दफा एक ऐसा भी आया थी कि जी खान साहब आप लेके आए ना हमारे पास। जस्टिस खोसा ने उस वक्त वो कहा था। हाँ जी। तो बहरहाल जी उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई जुडिशल सिस्टम बेहतर होएगा, क्योंकि ये एक की है किसी मुल्क की बुनियाद है। अगर अच्छी जुडिशरी होगी, अच्छा जुडिशल सिस्टम होएगा, इंसाफ होएगा और होता हुआ नजर आएगा, अनब्लेमिश्ड हमारे जज होंगे, किसी को फेवर नहीं देंगे और ये अपीयर नहीं होगा कि वो एक साइड के ऊपर है। और सारे जिस तरह फुल कोर्ट का सेशन नहीं हुआ, कई साल गुजर गए और अभी भी 2 सीटें खाली हैं और अभी भी जो फिल हुई हैं सीटें उन पर भी बहुत जाल आया। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए प्रोफेशनल तरीके से आगे चलना चाहिए, क्योंकि मुल्क की तरक्की में एक की फैक्टर अगर ये नहीं होएगा तो आप तो यकीन करें हम फ्रंटियर इकॉनमी बनते जा रहे हैं।
एक डेवलपिंग इकोनॉमी से भी हम नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि 1-2% नेगेटिव भी हुआ कोविड के दौरान, तो अब हम तरक्की पजीर भी नहीं रह रहे हैं, यानी कि जिस तरह करें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो यहीं सब हम चलते हैं जी बजट की तरफ। आज शायद थोड़ी देर के अंदर मिनी बजट आपका अप्रूव हो जाए। पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गई हैं, डीजल की बढ़ गई हैं, गैस की बढ़ गई हैं, ਹਰ बिजली की ਚੀਜ਼ बढ़ ਦੀ गई ਸਰ हैं। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, IMF ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ? नेक्स्ट प्लान कदीसा बड़ा ज़बरदस्त है, सारी हमारी अशराफिया का और हमारी पूरी एलीट का, यानी कि रूलिंग एलीट कह लें, वो है कि उनके पास कोई प्लान नहीं। सो ये इस बहुत बड़ा खतरनाक काम है। सर देखो पेट्रोल बढ़ गया जी, हम जो है वो गरीब के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, इनडायरेक्टली तो हर बर्डन गरीब ते ही जाता है। देखो मकसद पेट्रोल ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ A to Z ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ, IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੰਗ ਟੂ ਪॉलिसी है। बिल्कुल टाइम पास करते हैं अब जिस तरह, बल्कि मैं पढ़ ही रहा था पिछले दिनों कि मुशर्रफ का दौर से बड़ा लोग गोल्डन रूल करते हैं। हुआ या क्या कि आपका पेरिस क्लब ने आपके कर्जे रीस्केड्यूल कर दिए, अमेरिका से तकरीबन $10 अरब की आपको एड आ गई, अमेरिका ने अपने कर्जे रीस्केड्यूल कर दिए, नए कर्जे आपको मिल गए, तो उस वक्त भी एक कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी, गाड़ियाँ आ रही हैं, आप जी CNG लगा के गाड़ियों में उड़ा रहे हैं, बिल्कुल हो रही हैं, एक डिमांड ड्रिवन आपकी इकोनॉमी बन गई जिसमें सिर्फ कंज्यूमरिज्म था, कंज्यूमर बैंकिंग बड़ा फ्लरिश की थी उस दौर से, और वो एक बहुत गोल्डन पीरियड था कि आप उसके अंदर कोई प्लानिंग करते। मगर हुआ क्या कि जब तक मुशर्रफ गए तो ना उन्होंने कोई बिजली की प्लानिंग की, क्योंकि आखिरी दिनों में लोड शेडिंग शदीद हो गई, गैस खत्म हो गई, वो गैस सारी मैंने गाड़ियों में जला दी, कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो कई बहरान आ गए। बाकी तो सिक्योरिटी के तो अलग थे, बलूचिस्तान में आग लग गई, आपके फाटा रीजन के अंदर आग लग गई, आधा पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब वैसे आग लगा गए, मगर इकोनॉमिकली भी तबाह कर गए। सर दसो फिर एक बारी मिल गया IMF को लोन, अगली दफ़ा फिर होएगा, फिर है कदीर साहब को पता है कि हम IMF का पाकिस्तान ने 23वीं बार कर्जा ले रहे हैं, हम नंबर 1 पे हैं IMF के कस्टमर, हम जो है इंटरनेशनली हम नंबर 1 पे हैं, हमारे बाद अर्जेंटीना है। सो अगर आपने इतनी दफ़ा 23 दफ़ा भी गए हैं और आप फिर दोबारा भी जाते रहेंगे जिस तरह जा रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करेंगे? आपके लोग जो हैं, आपके सब सहारन अफ्रीका से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपकी 20-30% पॉपुलेशन का कम है, आपकी तालीम आप दे नहीं रहे हैं। आपको भी जापान ने आपसे मांगे थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपके पास लोगों को है ही नहीं, लोग ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो आप दे सके, तो ना तालीम आप दे रहे हैं, ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, ना कोई आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। एक्सपोर्ट के अंदर भी आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप जो है रिबेट दे रहे हैं और उसको वही एक ही इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन का प्लान, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। और आपकी हुकूमत की पॉलिसीज ऐसी हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो उसमें हेल्प ही नहीं करते। अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल टीवी बना के एक्सपोर्ट करना है तो उसको अब टेक्सटाइल को तो रिबेट दे रहे हैं, तो टीवी वाले को क्या दे रहे होंगे, या फ्यूचर में क्या करना है, तो किसी के पास कोई प्लान नहीं। सर फिर की डिफॉल्ट ही करिए, फिर ना ही समझिए, मतलब नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह कहते ना पंजाबी साल बहुत पंजाबी की मिसाल है कि चोई साहब फिर ना ही समझिए। नहीं, ये तो नहीं समझना चाहिए। ये हमारे जो हमारी जो रूलिंग एलीट है उसमें सभी शामिल है, उसमें ऑपोजिशन भी शामिल है, उसमें हमारा गवर्नमेंट भी शामिल है, उसके अंदर हमारे ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है कि ये आगे की स्ट्रैटेजी निकालें कि किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को तरक्की की मंजिल पे लेके जाना है। और एक 2047 में वो कहते हैं जी एक मिडिल इनकम कंट्री बनाना है पाकिस्तान को, हमारी एक प्लान है, तो वो किसी भी सूरत हम नहीं उस हदफ को हासिल कर सकते अनलेस हम 7 से 8% तरक्की करें। और ये भी हमने करनी थी कोविड से पहले से, तो वो भी अब नहीं हो सकी। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है ना हालात है। अल्लाह बेहतर करे जी, साढ़े हालात है, अल्लाह ही रहम करे। बाकी तो आगे कबीर साहब फिर हम ज़ुमान पाक पे चलते हैं, तो ज़ुमान पाक पहुंचो। हाँ जी, ज़ुमान पाक पहुंचे। तो उधर कल जी बड़ा वो कोर्ट भी माशाल्लाह बड़ा खान साहब को जो है वो देते हैं रिलीफ देते हैं। कितनी देर वो उनके लिए कोर्ट का आया गाना तुहानू याद होएगा
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा आजा कि को अदालत बार बार बुला रही है, बार बार बुला रही है, आजा तेरी मेहरबानी, 12 बजे तक राजा, 4 बजे तक राजा, 6 बजे तक राजा, यार आजा यार तेरी मेहरबानी। साइन मिल जाए, साइन भी नहीं मिल रहे, साइन भी नहीं मिल रहे। तो वो सर वैसे खान साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ खुद जाके अदालत 'ਚ पेश होਣ, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, जमानत हो जाएगी इसी तरह। मगर वो मसला है कि फिर वो एक अदालत से जमानत होगी ना, वो तो तो बीसीओ मुकदमे हैं, तो वो मेरे को यही तो डर है कि फिर मैं बीसीओ जगह पे कैसे जाऊंगा। हर दूजे दिन और अब तो उनके लॉयर्स ये भी कह रहे हैं कि जी खान साहब ज़ईफ हो गए हैं, 70 साल से उनकी उम्र बढ़ गई है, तो अब इस उम्र में तो कहते हैं कि जी उम्र एज फैक्टर सर वो तो कह रही सुपर फिट है नहीं, लेकिन ज़ईफ ने। तो मगर अब जी खान साहब कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए अब कल इन्होंने शरारत ये की कि इन्होंने पुलिस मोबाइल्स भेज दी, सब प्रिजन वैन्स भेज दी। हाँ, तो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो रात गए, फिर वो पीटीआई अपना ट्विटर पे भी और मैं भी उनका बल्कि टिकटॉक पे भी देख रहा था, कह रहे थे कि जल्दी आओ ज़मान पार्क, जल्दी आओ, तो वो सब तरफ उन्होंने दौड़े लगवा दी लोगों की। टॉप ट्रेंड चल रहा सी ट्विटर ते ज़मान पार्क पहुंचो। हाँ, ਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੇੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ गिरफ्तारी दे दें, कुछ भी नहीं होना। तो दूसरी जेल पर होते निकते शुरू होने लगी है, खान साहब शुरू करन, आओ जी पढ़ो मैंने देखने। सर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट डरती खान साहब को। इसी तरह जी सर गवर्नमेंट ही नहीं डरती और बहुत लोग डरते हैं। चलो वैसे बंदा हैंडसम होना चाहिए तो सारी दुनिया ही डरती है। सर मकसद कहता मैंने यह नहीं समझ आती, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਗਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਰਵਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ਜਿਹੜੀ ਨੇ वो भी इस तरह अपने बंदे बाहर बिठा देंगे तो उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। साहब वैसे एक ट्राई हो सकती है कि हम वो जो बाल लगवा लेते हैं, मेरे भी बाल गिर रहे हैं, बाल लगवा ले, शायद मैं भी हैंडसम मुझे भी गिरफ्तार कर सके। चलो तो कदीर साहब इसके बाद एक और बड़ी मजे की सिचुएशन होगी। कुछ आपको पता है डीएच इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे नामालूम है जो सबको मालूम है। इस्लामाबाद है आपको पता चली है वो स्टोरी? नहीं। तो उधर अपेरेंटली एक तेंदुआ लेपर्ड वो किसी के घर से निकल आया, तो किसी घर से निकल के उसने उधम मचा दिया, तो सारा फिर डीएचए बाहर, जिस तरह माशाल्लाह हम तो कौम ही हम तमाशबीनों की हैं, तो सारे बैठे तमाशा देख रहे और जनाब वो लेपर्ड को पकड़े, उसने बल्कि 3-4 लोगों को जख्मी किया, वो हर बंदे को पड़ रहा था, मैं देखी वीडियो। फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने और WWF ने मिलकर एक काविश की, बल्कि वाइल्ड लाइफ वालों ने बड़ा की रोल अदा किया, उसे ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स मारे और उसके बाद वो बेहोश हुआ था, उसे पकड़ के सेफ इंक्लोजर में डाल दिया। तो कल मगर अब मसला ये पड़ गया है कि अपेरेंटली र्यूमर हैज इट कि कुछ रिटायर्ड जनरल थे, उन्होंने ये तेंदुआ पालतू तेंदुआ था, मगर अब वो पुलिस ने जो लीगल नहीं था, नहीं लीगल नहीं था, तो वो पुलिस कह रही है कि जो नामालूम है, तो अब इसी की चाह रही है कि जी अब तो ये बड़ी एक भयानक सी एक पाकिस्तान की सोसाइटी में भी एक शौक आ गया, ये जंगली जानवर केस होएगा। लेट्स सी, उनका जी नामालूम है, जब मालूम होएगा तो केस हो जाएगा। नामालूम तो फिर बेचारे की बाज नामालूम अफराद, हाँ जी, वो नामालूम अफराद थे, वो सर वो भी फिल्म भी बनी थी ना एक पाकिस्तान की, लेकिन उधर डिफरेंट सी नामालूम अफराद। अल्लाह ताला जी रहम करे सर साडे मुल्क ते अर्ज़े पाक ते हिदायत दवे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ, रूलिंग एलीट्स इंक्लूडिंग ऑपोजिशन एंड एवरीबॉडी, तो अल्लाह ताला अपना करम करे। हाँ जी, मगर इसी तरह ये जो हमारे शराफी हैं, इनको भी अपनी जो याशी हैं, एक्जॉटिक एनिमल्स पालते हैं, शेर, बब्बर शेर, अब लेपर्ड डाला, मैंने कभी आज तक तेंदुआ किसी को पालते नहीं देखा, मगर अपेरेंटली तेंदुए भी पालते हैं। तो ये जो है अब देखिए इधर बेचारे गरीबों के ऊपर क्या बीत रही है, और उधर आप देखें कि इसीलिए हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि सबको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, और जो अशराफी हैं उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस गरीब के घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, और इधर एक तरफ डायकॉटमी ये है कि जी लोग इतने बिग एनिमल्स पा रहे हैं, उनकी ज़रा खुराक भी काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तो ये एक हमें इस पर सोचना पड़ेगा, इनका फिर बैन लगना चाहिए किसी को भी ऐसे जानवर। कुर्बानी सिर्फ असी देनी है, अशराफिया ने नहीं देनी, दैट इज़ अंडरस्टूड 110%। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ मतलब मिफ्ता की कुर्बानी दी है। स्केप गोट बलीदा बकरा, हाँ जी बनाता है। तो जी इसी तरह है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क को इन गंभीर मसाइल में से निकालने से अपना रोल प्ले करेंगे, और ये मुल्क तरक्की की राह पे एक बार फिर चलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे और ट्रकानी सरकार को इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।